वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स को जाना था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था संवृत, क्रम विनिमेयता, सहचारिता या साहचर्यता, वितरितता, क्लोजर, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ये लॉज हमने देखे थे। संवृत नियम में आपने देखा था कि परिमेय संख्याएं योग, अंतर और गुणन के अंतर्गत संवृत होती हैं, अर्थात दो परिमेय संख्याओं को जोड़कर या उनका अंतर या उनका गुणन भी एक परिमेय संख्या होती है। यह इसमें आपने देखा था। और क्रम विनिमेयता में आपने देखा था कि परिमेय संख्याएं योग और गुणन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, केवल दो संक्रियाओं में क्रम विनिमय होती है, अंतर और भाग में क्रम विनिमय नहीं होती हैं। अर्थात हम दो परिमेय संख्याओं का योग किसी भी क्रम में करें, माना ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं, हम ए धन बी लें या बी धन ए लें, इनका योगफल समान आएगा। या हम ए गुणा बी करें अथवा बी गुणा ए करें तो इनका गुणनफल समान आएगा। और साहचर्यता के अंतर्गत आपने देखा था, माना तीन परिमेय संख्याएं हैं ए बी सी, तो ये योग और गुणन के अंतर्गत साहचर्य नियम का पालन करती हैं, अंतर और भाग में साहचर्यता का पालन नहीं करती हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, अर्थात दूसरे तीसरे को जोड़कर उसे पहली संख्या में जोड़े या पहली और दूसरी को जोड़कर उसके बाद हम उसे तीसरी संख्या में जोड़े, तो योगफल में कोई अंतर नहीं आएगा। इसी प्रकार इनको हम इसी क्रम में गुणा करें, ए गुणा बी गुणा सी बराबर ए गुणा बी गुणा सी, दूसरी और तीसरी संख्या को गुणा करें, जितना गुणनफल आएगा उसको पहली संख्या से गुणा कर ले, अथवा पहली और दूसरी संख्या को गुणा कर ले और गुणनफल को फिर तीसरी संख्या से गुणा करें, तो गुणनफल में कोई अंतर नहीं आएगा। यह साहचर्यता का अर्थ था। और लास्ट जो था वितरितता का नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसमें योग और अंतर पर जो है गुणा का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। माना एबीसी तीन परिमेय संख्या है, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, ए गुणा बी धन सी बराबर ए जो है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बी और सी में, ए गुणा बी धन ए गुणा सी। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, यदि आपको दिया गया हो ए गुणा बी धन ए गुणा सी, तो आप इन दोनों में से दोनों पदों में ए है तो ए को बाहर लिख लेंगे। बाहर लिखने के बाद यह बचेगा ए गुणा और पहले पद में बचेगा बी और दूसरे पद में बचेगा धन सी। इसी प्रकार ये अंतर में भी गुणा का वितरण नियम लगता है, ए गुणा बी माइनस सी बराबर हम लिख सकते हैं ए गुणा बी ऋण ए गुणा सी। तो आज की वीडियो में हम इन सभी नियमों को लागू करना सीखेंगे प्रश्नावली 1.1 के माध्यम से। प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। आपको दो भाग दिए गए हैं, इन्हें परिमेय संख्याओं के उचित गुण धर्मों का उपयोग करके इन्हें सॉल्व करना है। यदि हमें प्रश्न में दिया होता सरल कीजिए, हल कीजिए, और उचित गुण धर्मों का उपयोग कर हल कीजिए नहीं होता, तो हम प्रश्न को इस प्रकार भी हल कर सकते थे। प्रश्न में तीन पद है, पहले पद में दो भिन्नों का गुणनफल है और तीसरे पद में भी दो भिन्नों का गुणनफल है, तो इन भिन्नों को हम गुणा कर लेते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। -2 × 3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 × 5। इसी प्रकार तीसरे पद में 3 और 1 गुणा हो जाते, 5 और 6 गुणा हो जाते, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता पहले पद में, और तीसरे पद में 3 से 6 दो बार कैंसिल हो जाएगा। पहले पद में बचेगा ऋण 2/5 और धन 5/2 दूसरा पद है। तीसरे पद में 1/2 × 5 10 हो जाता है, तो यह 1/10 बच जाता है। अब हमारे पास तीन परिमेय संख्या है जिनके हर क्रमशः 5, 2 और 10 है। हम 5, 2 और 10 का एलसीएम अर्थात लॉसा लेंगे, जो कि 10 आएगा। अब हम प्रत्येक हर का भाग एलसीएम 10 में देंगे, जितनी बार वह जाएगा उसे इनके अंशों को गुणा करेंगे। तो 5 का भाग 10 में देंगे, 2 बार जाएगा, तो ऋण 2 को 2 से गुणा करेंगे, और 2 का भाग 10 में देंगे, 5 बार जाएगा, इसके अंश 5 को 5 से गुणा कर लेंगे। 10 का भाग 10 में देंगे, 1 बार जाएगा, ऋण 1 को 1 से गुणा कर लेंगे, तो ऋण 2 गुणा 2 ऋण 4 हो जाएगा, 5 गुणा 5 25 हो जाएगा, ऋण 1 गुणा 1 ऋण 1 हो जाएगा। अब 25 में 4 कम करेंगे 21, और 21 में से 1 कम करेंगे 20, और नीचे है 10 का भाग 20 में देंगे 2, तो इस प्रश्न का उत्तर आना है 2। लेकिन हमें प्रश्न को ऐसे सॉल्व नहीं करना है, बल्कि परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों द्वारा इसे सॉल्व करना है। तो आइए इसे हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों को लागू करके हल करते हैं। सर्वप्रथम हम प्रश्न को लिख लेंगे, उसके बाद देखिए इस प्रश्न में 3 पद है। पहले पद में 2 भिन्नों का गुणनफल है, तीसरे पद में भी 2 भिन्नों का गुणनफल है, और दूसरे पद में धन 5/2 है। दूसरे पद की जगह तीसरे पद को लिखेंगे और तीसरे पद की जगह दूसरे पद को लिखेंगे, अर्थात इनका हम क्रम चेंज करेंगे। क्रम जहाँ पर चेंज होता है तो वहाँ पर नियम आता है क्रम विनिमेयता, कम्यूटेटिविटी। क्रम विनिमेयता का उपयोग करके हम तीसरे वाले पद को दूसरे में और
और दूसरे पद को तीसरे में लिख लेंगे। उसके बाद पहले और दूसरे पद में दोनों में देखिए ऋण और 3/5 दोनों पदों में है। तो वितरण नियम आपने पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, a गुणा b धन a गुणा c अगर आपके पास है तो आप इसे a गुणा b धन c लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम a के स्थान पर हमारे पास ऋण 3/5 है, तो ऋण 3/5 को हम बाहर करेंगे। पहले पद में बचेगा 2/3 और ऋण कॉमन लेने से यह धन हो जाएगा। दूसरे पद में बचेगा 1/6 प्लस 5/2 वैसा ही रहेगा। इसके बाद कोष्ठ में 2/3 धन 1/6 जो है इसे हम जोड़ेंगे तो 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा। 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा तो इसके अंश 2 को हम 2 से गुणा कर लेंगे। 6 का भाग 6 में 1 बार जाएगा तो अंश 1 को हम 1 से गुणा करेंगे और बाकी प्रश्न वैसा ही रहेगा। फिर ऋण 3/5 गुणा इसे गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, 1 गुणा 1 1 हो जाएगा, धन 5/2 वैसा ही रहेगा। अब 4 धन 1 5 हो जाएगा, इसकी जगह हम 5/6 लिख लेंगे। तो 3 से 6 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद पहले पद में हमारे पास बचेगा 1/2 और बाहर से चिन्ह माइनस है तो -1/2 और दूसरे पद में 5/2 हर समान है 2 तो लॉस ऑफ 2 आ जाएगा और ऊपर अंश में बच जाएगा -1 प्लस 5। माइनस और प्लस घटते हैं, चिन्ह संख्यात्मक मान अधिक वाले का रहता है तो 5 ऋण 1 4 हो जाएगा, 4/2 और 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा तो प्रश्न का उत्तर 2 ही आना है। इसी प्रकार से हम दूसरे प्रश्न को भी हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में भी 3 पद है। पहले पद में 2 परिमेय संख्या का गुणनफल है, दूसरे पद में भी 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल है, तीसरे पद में भी 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल है। तो सर्वप्रथम हम दूसरे और तीसरे पदों का स्थान बदल लेंगे अर्थात इनका क्रम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर क्रम विनिमय नियम लागू होगा यूजिंग कम्यूटेटिविटी लॉ। तो तीसरे पद को दूसरे स्थान पर ले आएंगे, दूसरे को तीसरे स्थान। उसके बाद देखिए जो पहला पद है और यहाँ पर जो दूसरा पद है इन दोनों में 2/5 कॉमन है। 2/5 को हम बाहर लिख लेंगे। कौन सा नियम लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगेगा। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अर्थात a को आप बाहर लिखेंगे तो अंदर बचेगा पहले पद में ऋण 3/7 और दूसरे पद में धन 1/14। बाकी प्रश्न वैसा ही रहेगा, ऋण 1/6 गुणा 3/2। अब कोष्ठ के अंदर जो ऋण 3/7 धन 1/14 इसे हम सॉल्व करेंगे। 7 और 14 का लॉस 14 आ जाएगा और 7 का भाग 14 में 2 बार जाएगा तो ऋण 3 को हम 2 से गुणा करें। धन 14 का भाग 14 में 1 बार जाएगा तो 1 को हम 1 से गुणा करें। बाकी प्रश्न वैसा ही रहेगा। अब ऋण 3 गुणा 2 ऋण 6 हो जाएगा, 1 गुणा 1 1 हो जाएगा और बाकी 1/6 गुणा 3/2 वैसा ही लिखेंगे। अब देखिए ऋण 6 और धन 1 इसके स्थान पर आ जाएगा ऋण 5। ऋण और धन घटेंगे, चिन्ह संख्यात्मक मान अधिक वाले का रहता है तो यह ऋण 5 आ जाएगा। तो बचेगा 2/5 गुणा ऋण 5/14 और ऋण 1/6 गुणा 3/2। तो इसमें देखिए पहले पद में क्या हो जाएगा, 2 से 14 7 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से ऋण 5 ऋण 1 बार कैंसिल हो जाएगा और 3 से 6 कटेगा 2 बार। तो पहले पद में बचेगा ऋण 1/7 और ऋण दूसरे पद में बचेगा 1/2 गुणा 2 4 हो जाएगा तो 1/4। अब हम 7 और 4 का एलसीएम लेंगे, 900 लेंगे तो 28 आ जाएगा। 7 का भाग 28 में 4 बार जाएगा। पहले पद के अंश ऋण 1 को हम 4 से गुणा करेंगे और इसी प्रकार 4 का भाग 28 में 7 बार जाता है तो दूसरे पद में जो ऋण 1 है अंश में उसे हम 7 से गुणा करेंगे। तो ऋण 1 गुणा 4 करेंगे ऋण 4 आ जाएगा, ऋण 1 गुणा 7 करेंगे ऋण 7 आ जाएगा बटा 28। ऋण और ऋण जुड़ते हैं, चिन्ह ऋण ही रहता है तो ऋण 4 ऋण 7 बराबर हो जाएगा ऋण 11 और बटा 28। ऋण 11 बटा 28 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आंसर इज -11/28। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो आपको 5 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम एडिटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोम क्या होता है इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका योगफल 0 होता है, एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। माना पहली संख्या 5 है तो 5 में हम क्या जोड़ें कि हमें योग 0 प्राप्त हो। तो स्वाभाविक है कि हमें -5 इसमें ऐड करना होगा। 5 प्लस -5 जब हम करेंगे तब हमें 0 प्राप्त होगा। तो 5 और ऋण 5 एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम अर्थात एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। तो 5 का योज्य प्रतिलोम ऋण 5 हो जाएगा और ऋण 5 का योज्य प्रतिलोम 5 हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज -5 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 इज 5। और इन जनरल हम बात करें x का जो एडिटिव इनवर्स आएगा वो हम -x आएगा क्योंकि x प्लस -x जब हम करेंगे तब हमें प्राप्त होगा 0। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब आप जान गए होंगे। तो योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, संख्या का ऋणात्मक मान उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। अर्थात x का योज्य प्रतिलोम -x होगा और -x का योज्य प्रतिलोम x होगा। तो आपने क्या करना है, योज्य प्रतिलोम निकालने में दी गई संख्या का चिन्ह बदल देना है तो आपको योज्य प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 0 है
शून्य को योगात्मक तत्समक अर्थात एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। और शून्य का योज्य प्रतिलोम माइनस शून्य नहीं होगा बल्कि शून्य ही होगा, क्योंकि शून्य धन शून्य बराबर शून्य होता है। आप देख रहे हैं दो संख्याओं को जोड़कर जब शून्य प्राप्त हो रहा है तो वे दो संख्याएं एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाती है। अन्य संख्याओं में तो हमें चिन्ह बदलना पड़ रहा है, विपरीत चिन्ह की संख्या है, समान संख्या है लेकिन चिन्ह विपरीत है, उनका योग शून्य हो रहा है। बट जीरो के लिए यह लागू नहीं होगा, क्योंकि 0 + 0 ही 0 हो जाता है, तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और अन्य संख्या में आप उसका चिन्ह बदलेंगे। अब आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न को करने में आसानी हो जाएगी। पहला है 2/8 का योज्य प्रतिलोम, तो आप इसका चिन्ह बदल देंगे तो आ जाएगा -2/8। ऋण 5/9 का योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज, इसका हम चिन्ह बदल लेंगे, 5/9 5/9 आ जाएगा। फिर है ऋण 6/5 का योज्य प्रतिलोम, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा तो यह बच जाएगा 6/5। तो 6/5 का योज्य प्रतिलोम बहुत आसान, इसका चिन्ह बदल लीजिए -6/5। 2/9 का योज्य प्रतिलोम चिन्ह बदल लीजिए 2/9 आ जाएगा, ऋण चिन्ह हट जाएगा। 19/6 का योज्य प्रतिलोम, तो ऋण का चिन्ह हट जाएगा, चिन्ह बदल लेंगे तो ये आ जाएगा 19/6। तो योज्य प्रतिलोम निकालने में आपने क्या करना है, दी गई संख्या का चिन्ह बदल लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट -x इज इक्वल टू x। और दो प्रश्न आपको इसमें दिए गए, x बराबर 11/15 और x बराबर ऋण 13/17 के लिए सत्यापित कीजिए ऋण गुणा कोष्ठ में ऋण x बराबर x आपने सिद्ध करना है। प्रश्न का पहला भाग है, आपको x का मान दिया गया है, हमें x बराबर 11/15 दिया गया है, तो हम निकालेंगे -x। तो -x का मतलब हुआ x का योज्य प्रतिलोम, तो 11/15 का योज्य प्रतिलोम -11/15 हो जाएगा। अब हम जो हमें सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हमें -x लेना है तो ये इसका लेफ्ट साइड है, तो हम लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड माइनस इंटू -x। अब इसमें मान रखेंगे, माइनस की जगह माइनस ही आएगा और -x जो आपको ये दिख रहा है इसके स्थान पर हम इसका मान रखेंगे। -x का मान कितना है, -11/5। तो -x की जगह हम रखेंगे -11/5। तो अब देखिए माइनस और कोष्ठ का मतलब गुणा होता है, ऋण और ऋण गुणा होंगे तो ये धन बन जाएगा, तो धन 11/5 जिसको हम 11/5 कहेंगे। अब 11/5 जो मान है देखिए किसका है, यह मान x का है, x बराबर 11/5। तो 11/5 के स्थान पर हम क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे, तो हमें राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाएगा जो हमें सिद्ध करना है। लेफ्ट साइड -x था, राइट साइड में x था, तो हमें क्या प्राप्त हो गया है, x प्राप्त हो गया है, तो यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड। इसी प्रकार प्रश्न का दूसरा भाग हल करेंगे। आपको x बराबर दिया गया है ऋण 13/17, तो -x बराबर क्या आ जाएगा, इसका योज्य प्रतिलोम, ऋण 13/17 का योज्य प्रतिलोम 13/17 है। अब हम लेफ्ट साइड लेंगे -x, इसमें मान रखेंगे माइनस वैसा ही रहेगा और -x का जो मान है वह है 13/17। देखिए -x का मान 13/17 है, तो यहाँ पर -x के स्थान पर हम लिखेंगे 13/17, तो हमें प्राप्त हो गया ऋण 13/17। अब ऋण 13/17 जो मान है वह किसका है, x का है। देखिए x बराबर ऋण 13/17, तो ऋण 13/17 की जगह हम लिखेंगे x, तो हमें प्राप्त हो चुका है -x का मान x प्राप्त हो चुका है, यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 6 प्रश्न आपको दिए गए हैं, इनके गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ समझते हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 1 प्राप्त होता है एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1 देन दे आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। माना एक संख्या 7 है, 7 को हम किससे गुणा करें कि हमें 1 प्राप्त होगा, तो स्वाभाविक है हमें इसे 1/7 से गुणा करना होगा, जिससे क्या हो जाएगा, 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार 7 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/7 होगा और 1/7 का गुणात्मक प्रतिलोम 7 होगा। आपसे पूछा जाए ऋण 3 को किससे गुणा करें कि हमें 1 प्राप्त हो जाए, तो हमें किससे गुणा करना होगा, 1/3 से या ऋण 1/3 से। तो ऋण और ऋण धन हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्राप्त होगा। इससे स्पष्ट होता है कि
धनात्मक संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक होता है। इन जनरल यदि हम कोई संख्या x लें तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम आ जाएगा 1/x आ जाएगा, क्योंकि x और 1/x का गुणनफल 1 होता है। और माना कोई संख्या -x है तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम आ जाएगा वो -1/x हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल 1 आएगा। तो जिस प्रकार आपने देखा था कि शून्य को योगात्मक तत्समक अर्थात एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, उसी प्रकार 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और 0 स्वयं का योगात्मक प्रतिलोम होता है, 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है। इसी प्रकार 1 का जो गुणात्मक प्रतिलोम आता है वह 1 ही होता है, और ऋण 1 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वह ऋण 1 ही होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 इज also 1 and multiplicative inverse of -1 is -1। ऐसा क्यों होता है इसे हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ है ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 1 होता है। अगर दो संख्या होंगी उनको गुणा करके 1 आ रहा होगा तो वे एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगे। अब देखिए 1 को किससे गुणा करें कि 1 आए, तो 1 को हमें 1 से गुणा करना पड़ेगा। 1 गुणा 1 बराबर 1 होता है, तो इसलिए 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही होता है। इसी प्रकार ऋण 1 को किससे गुणा करें कि 1 आ जाए, ऋण 1 को हमें ऋण 1 से ही गुणा करना होगा, तो ऋण 1 का गुणात्मक प्रतिलोम ऋण 1 ही होता है। और देखिए शून्य का कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका कारण यह है, तो शून्य को हम किससे गुणा करें कि 1 आ जाए, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे शून्य से गुणा करने पर 1 प्राप्त हो। इसलिए शून्य का कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। तो आपने निकालना है ऋण 13 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो यह आ जाएगा 1/13, या इसको हम बोल सकते हैं ऋण 1/13, या आप इसे ऋण बीच में लगा लीजिए 1/13। और सामान्यतया हम इसे सेकंड वाले फॉर्म में रखते हैं, यानी ऋण का चिन्ह न्यूमरेटर में लगा लेते हैं। ऋण 13/9 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसी को पलट लेंगे तो आ जाएगा 9/13 या ऋण 9/13, ये इसका आंसर हो जाएगा। 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम पलट लेंगे 5/1, अर्थात 1 का भाग 5 में 5 बार जाएगा, 5 आ जाएगा। चौथा है ऋण 5/8 गुणा ऋण 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो पहले हम ऋण 5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, तो वो आ जाएगा ऋण, इसी को पलट लेंगे तो 8/5 गुणा फिर ऋण 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसी को पलट लेंगे तो आ जाएगा ऋण 7/3। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर गुणा हो जाएगा, ऋण 8 और ऋण 7 को गुणा करेंगे तो धन 56 आएगा, 56, और 5 और 3 को गुणा करेंगे ये आएगा 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 56/15, 56/15। ऋण 1 का गुणात्मक प्रतिलोम ऋण 1 ही होता है, यह भी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म अर्थात गुण का नाम लिखिए। तो पहला प्रश्न है ऋण 4/5 गुणा 1 और 1 गुणा ऋण 4/5 बराबर ऋण 4/5। तो थोड़ी देर पहले आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में बताया था कि एक जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं एक को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए जब हम 1 से किसी संख्या को गुणा करते हैं या किसी संख्या से 1 को गुणा करते हैं तो उस संख्या की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। जैसे हम 4 गुणा 1 या 1 गुणा 4 करें तो यह 4 ही रहेगा, 4 की आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। इन जनरल यदि हम बोले x गुणा 1 या 1 गुणा x तो इसका मान x ही रहेगा। तो 1 से किसी संख्या को गुणा करने पर उस संख्या की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, इसलिए हम 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं अर्थात गुणात्मक तत्समक कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 गुणात्मक तत्समक है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा है ऋण 13/17 गुणा ऋण 2/7 बराबर, फिर पहले ऋण 2/7 लिखा गया है, ऋण 13/17 को बाद में लिखा गया है। आपने प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर जो पढ़ा था उसमें एक कम्यूटेटिविटी अर्थात क्रम विनिमयता का नियम पढ़ा था। गुणा के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय होती है। a गुणा b या b गुणा a, यानी परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा करें उनका गुणनफल समान होता है, जिसको क्रम विनिमयता कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा क्रम विनिमयता अर्थात
कॉम्यूटेटिविटी। और तीसरा भाग है ऋण 19/29 गुणा 29 बटा ऋण 19 बराबर 1। अभी आपने पढ़ा था गुणात्मक प्रतिलोम, तो उसकी परिभाषा थी ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 1 होता है एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। यहाँ पर देखिए इन दोनों को गुणा करके 1 आ रहा है, तो एक दूसरे के क्या होंगे, गुणात्मक प्रतिलोम होंगे। तो यह गुणा की कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिख लेंगे गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। प्रश्न नंबर 6 है 6/13 को ऋण 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो 6/13 गुणा ऋण 7/16 का व्युत्क्रम हम लिखेंगे यहाँ पर। अब हम ऋण 7/16 का व्युत्क्रम निकालेंगे, तो व्युत्क्रम अर्थात मल्टीपल इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम ही व्युत्क्रम कहलाता है। तो ऋण 7/16 का जो गुणात्मक प्रतिलोम आएगा वह ऋण 16/7 हो जाएगा। यानी तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर गुणा करेंगे, 6 से ऋण 16 को गुणा करेंगे तो ऋण 16 छक्के 96, 13 सत्ते 91। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऋण 96/91। प्रश्न नंबर 8 है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू आर कंप्यूट। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप अभिकलन कर सकते हैं। तो आपको अभिकलन के लिए दे रखा है ये 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 और 6 गुणा 4/3 एक कोष्टक में रखा गया। दूसरी बार पहली और दूसरी संख्या पहले कोष्टक में। तो जब आपने परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़ा था उसमें एक सहचारिता या साहचर्यता का एक नियम पढ़ा था जो कि योग और गुणा में लागू होता है। तो गुणा के नियम में आपने पढ़ा था a गुणा b गुणा c को हम एक कोष्टक में डालते हैं और दूसरी बार a गुणा b एक साथ रहता है गुणा c अलग से रहता है। तो ये जो नियम था सहचारिता का नियम था यानी एसोसिएटिविटी का नियम था। तो यह जो अभिकलन है यह प्रश्न दिया गया आपको, ये गुणा का एसोसिएटिविटी का पालन कर रहा है अर्थात सहचारिता का पालन कर रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे सहचारिता यानी एसोसिएटिविटी। प्रश्न संख्या 8 क्या ऋण 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों और क्यों नहीं। तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम की आपने परिभाषा पढ़ी थी ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 1 होता है एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। तो हम देखेंगे यदि 8/9 और ऋण 1 सही 1/8 को गुणा करके इनका गुणनफल 1 आता है तो यह एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होंगी, यदि नहीं आएगा तो नहीं होंगी। हम 8/9 गुणा ऋण 1 सही 1/8 करेंगे तो 8/9 वैसा ही रहेगा। ऋण 1 से 1/8 को सरल करेंगे तो 8 एकम 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, तो इसका मान आ जाएगा ऋण 9/8। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर गुणा होगा 8 गुणा ऋण 9 और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर 9 गुणा 8 और 9 से ऋण 9 ऋण एक बार कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 एक बार कैंसिल हो जाएगा, 1 और ऋण 1 को गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा ऋण 1। तो बराबर नहीं है 1, तो हम इसमें लिखेंगे क्योंकि गुणनफल 1 नहीं है बिकॉज प्रोडक्ट इज नॉट 1, इसलिए ऋण 1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 9 है क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इन दोनों को हम गुणा करेंगे, यदि गुणा करके 1 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। यदि 1 नहीं आएगा तो हम बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो 3 से 1/3 गुणा 0.3 करेंगे, 3 से 1/3 को सरल करेंगे, 3 3 9 और 1 10, इसको हम लिखेंगे 10/3 और 0.3 को हम लिख सकते हैं 3/10 क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो यह 10 हो जाता है और 10 का भाग हम 3 में देंगे तो 0.3 आएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 10 और 3 गुणा हो जाएंगे 30 और यहाँ 3 और 10 गुणा होंगे 30, 30 का भाग 30 में देंगे तो 1। देखिए इन दोनों का गुणनफल 1 आ चुका है तो यह एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होंगे। तो इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि गुणनफल 1 है इसलिए 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। क्वेश्चन नंबर 10 द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसी परिमेय संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी परिमेय संख्या होती है 0 द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। वे परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो ऐसी परिमेय संख्या आपको 2 याद रखनी होंगी, 1 और ऋण 1। 1 का रेसिप्रोकल या गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही होता है और ऋण 1 का गुणात्मक प्रतिलोम ऋण 1 ही होता है क्योंकि 1 गुणा 1 बराबर 1 होता है। इसी प्रकार ऋण 1 गुणा ऋण 1 बराबर 1 ही होता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम की आपने परिभाषा पढ़ी थी, दो संख्याएं जिनका गुणनफल 1 प्राप्त हो।
द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। अब ऋणात्मक का मतलब होता है योजी प्रतिलोम। ऐसी संख्या जो अपने योजी प्रतिलोम के बराबर होती है वह संख्या होती है शून्य, क्योंकि योजी प्रतिलोम की परिभाषा में आपने पढ़ा था ऐसी दो संख्याएं जिनका योग शून्य होता है। तो शून्य धन शून्य बराबर शून्य होता है, तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही होता है। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। जीरो हैज डॉट डॉट रेसिप्रोकल, शून्य का व्युत्क्रम। तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, हम लिखेंगे जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। दूसरा है द डॉट डॉट एंड डॉट डॉट आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स, संख्याएं डॉट डॉट तथा डॉट डॉट स्वयं की व्युत्क्रम है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था एक और ऋण एक स्वयं के व्युत्क्रम होते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, ऋण 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ऋण 1/5। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 इज, तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x होगा। x का रेसिप्रोकल 1/x और 1/x का रेसिप्रोकल x। पांचवा भाग है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव डॉट डॉट होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। तो इसका उत्तर हो जाएगा परिमेय संख्या, और अंग्रेजी में लिखना चाहेंगे तो रैशनल नंबर। छठा भाग है, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखिए रेसिप्रोकल निकालने में चिन्ह चेंज नहीं होता है, जबकि योगात्मक प्रतिलोम निकालने में चिन्ह चेंज होता है। तो पॉजिटिव संख्या का जो रेसिप्रोकल है वह दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, यानी धनात्मक। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे धनात्मक होता है। तो इस प्रकार से यह प्रश्नावली हमारी पूरी हुई। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।